Good afternoon, students. Tanmay, very good afternoon. Okay, good afternoon, Ansh. Okay, student, I think we have to start our class. Good afternoon, Naman. Okay, today we will discuss about our chapter is women caste and reforms. ठीक है, वुमेन्स के साथ में क्या क्या इश्यूज आए थे प्रीवियस और उनके साथ में क्या क्या ओके, वुमेन्स का कैसा वो रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है वुमेन्स का हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट के ऊपर। आप देखिएगा जितनी भी गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को लेकर काफी यहाँ पर वो इश्यूज रहता है, और दूसरा वुमेन्स को लेकर काफी पॉलिसीज आती है हमारी गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है टाइम टू टाइम। जो भी गवर्नमेंट आती है, यानी कि हम जो पुरानी हिस्ट्री से लेके और आज तक का जो चल रहा है, एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन चल रही है, उन सभी का डिस्कस करते रहेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो महिलाओं का है ना वो अहम रोल रहा है। और अहम रोल इसलिए रहा है, वैसे तो क्या होता है कि भागीदारी बराबर की होती है महिलाओं की। अगर महिलाओं की एब्सेंस में तो अकेले पुरुष भी तो नहीं रह पाएंगे ना। और मतलब सोसाइटी तो डेवलपमेंट तभी होता है, ठीक है, तो दोनों की भागीदारी बराबर की रहती है। लेकिन क्या हुआ था प्रीवियस में, अगर हम हिस्ट्री में चले जाए, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें, अगर हम हिस्ट्री देखें, तो वहां पर ये आया था कि जो पुरुष थे वो फिजिकली थोड़े स्ट्रोंग ज्यादा होते, तो उन्होंने क्या किया अपने फायदे के लिए, क्या किया, एक जो तबका था, महिलाओं का जो तबका था, उनको दबा के रखने की कोशिश की, यानी कि उनको मतलब आगे उभरने नहीं दिया। अब जैसे हमारे घर में ही आप देख लीजिए, अगर दो भाई होते हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा फिजिकली साउंड ज्यादा होगा और एक फिजिकली थोड़ा सा कमजोर होगा। दो भाई की हम एग्जाम्पल लेके चले, तो जो थोड़ा सा साउंड होगा, जो स्ट्रोंग होगा, वो कहीं ना कहीं हमेशा कोशिश रखेगा कि दूसरे भाई को दबा के रखने की कोशिश करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम क्लास के अंदर बात करें, अगर हमारी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं, सभी अगर मान लो बॉयज भी हो, उसमें से क्या होगा, दो तीन लड़के ऐसे होंगे जो फिजिकली काफी स्ट्रोंग होंगे, और वो क्या करेंगे, वो जो कमजोर बच्चे होंगे, जो फिजिकली कमजोर होते हैं, है ना, उनको अंडर प्रेशर रखने की कोशिश करेंगे। तो सेम ये ह्यूमन नेचर होता है कि वो दूसरे को हमेशा अपने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरे को दबा के रखता है। और फिर ये धीरे धीरे एक ह्यूमन टेंडेंसी बनती चली गई थी इस तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो वुमेन्स के ऊपर रहा था, वो उनका दबने का कारण यही रहा था कि वो लंबे टाइम से स्ट्रगल करते रही। लेकिन जो मेंस थे, जो पुरुष वर्ग था, उसने क्या किया, महिलाओं को दबाए रखा। कहीं वो आगे क्योंकि एक मैंने आपको बताया कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ठीक है, ह्यूमन का अपना नेचर होता है, वो सोचता है कि जो मुझसे कमजोर है मैं उसको उसके ऊपर रूल करूं। हमेशा आदमी सोचता है कि मैं किसी ना किसी के ऊपर सुपीरियर दिखूं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में, या फिर अपने आपको पावरफुल दिखाने की कोशिश में, या फिर अपने आप को एक डिक्टेटर टाइप का, मतलब कमांडिंग जो पोजीशन है वो चाहता है इंसान हमेशा। और उसके साथ में क्या होता है कि उसके घर परिवार में जैसे महिलाएं थी, तो वो और कोई अगर बाहर नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा जो व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा होगा ना, जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहा होगा, या जिसका कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, उनके घरों में मेल और फीमेल की लड़ाई ज्यादा होती है, पता है। जैसे आप जब गांव में देखेंगे, या फिर कोई ऐसा पुरुष को देखेंगे जो कुछ भी नहीं कर रहा होगा ना, जो घर से बाहर नहीं निकल रहा होगा, ना वो कोई काम धंधा कर रहा होगा, ना वो कहीं जॉब कर रहा होगा, ना कहीं कुछ कोई अपना बिजनेस कर रहा होगा, है ना, तो वो पूरा दिन क्या करेगा, वो महिलाओं के साथ में झगड़ा करता रहेगा, ठीक है। वो उसकी ईगो हर्ट होती है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है,
उनके ऊपर कमांड करना शुरू करता है, क्योंकि बाहर तो उसकी कोई सुन नहीं रहा, तो वो वहां बैठा बैठा क्या करता है, झगड़े करना शुरू करता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ था कि ये एक ऐसा कल्चर बनता चला गया था जिसके माध्यम से जो महिलाएं थी वो अंडर प्रेशर रहना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे धीरे जब इन्वेडर्स आने शुरू हुए बाहर से, वो हुए तो मेन जो बाहर का क्योंकि पुरुष वर्ग है वो फिजिकली स्ट्रोंग होता है ना, फिजिकल शारीरिक रूप से काफी मजबूत होता है। तो इसी तरीके से उसने क्या किया, अपने आप को अपने जो परिवार को डिफेंड करने के लिए उसको पीछे रखा और खुद आगे आके उसने जो इन्वेडर्स होते थे उनसे बचाने की कोशिश की। तो ये एक फिर धीरे धीरे कल्चर बनता चला गया और वो अ, महिलाओं को लास्ट में दबाते चले गए, ठीक है। उनके जो आवाज थी, उनकी जो कुछ एक उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, उनकी भी इच्छाएं होती है, तो उनके परवाह ना करते हुए बाहर का सारा काम एक मैन यानी कि पुरुष वर्ग देखने शुरू किया और महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई चीज होती है वो ज्यादा लंबे टाइम तक अगर प्रेशर में रहे, अंडर प्रेशर अगर रहे, तो वो एक टाइम पे क्या होता है, उनकी भी भावनाएं होती है, उनके भी मन में थॉट्स होते हैं, उनके भी मन में विचार होते हैं, वो भी चाहते हैं कि आगे आए, वो अपना वर्क करें, बाहर निकलें, खुद का काम सेटअप करें, ठीक है, पुरुष की तरह। तो लेकिन जैसे जैसे वो इच्छाएं उनकी बढ़ती चली गई और उनको एक पावर मिलने शुरू हुई, कुछ फिर गवर्नमेंट का भी अहम रोल रहा, ठीक है। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर इनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो आने वाली जनरेशन होती है यानी कि बच्चे, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कि महिलाओं का भी डेवलपमेंट हो, क्योंकि एक माँ सबसे पहली शिक्षिका यानी कि एक माँ होती है, वो सबसे फर्स्ट टीचर होती है किसी भी बच्चे को। और उसके जैसे थॉट्स होंगे, उसके जैसी सोच होगी, उसका जैसा मानसिक विकास होगा, वैसा ही वो अपने बच्चे के अंदर चेंजेस लाती है, वैसे ही वो अपने बच्चे को एजुकेशन देती है, प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से जरूरी हो गया था कि महिलाओं का जो उत्थान किया जाए और उनका डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम किया जाए। तो इस तरीके नेक्स्ट आता है व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। ये जो पूरा टॉपिक है ये किसके रिगार्डिंग, अब मैंने एक देखिए थोड़ा सा आपको ब्लूप्रिंट काफी दिखा दिया था, और अभी हम यहाँ बात करेंगे व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। दिस चैप्टर इज अबाउट स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया। अब हम इंडिया की बात करेंगे 19th सेंचुरी की, बहुत ज्यादा प्रीवियस में नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा पुराने उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं उसको कोलैबोरेट होता है, वो जो पुराना हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इसके संबंध में रहता है। हाँ हाँ, बताओ अंश, बताओ। अंश, कोई क्वेश्चन आपका? आप बताइए। हाँ लिखो, बताओ बच्चे, क्या आपका कोई डाउट है तो वो बताइए। सर आपने स्क्रीनशॉट पर ऐप में डिसेबल कर करा है, प्लीज उसे हटा दो। नहीं, डिसेबल तो नहीं किया होगा। ये अंश आपको ना देख लेंगे, वो चेक करवा देंगे, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम है इसको चेक करवा देंगे। अभी तो क्लियर आ रहा है ना, अभी तो वीडियो आ रहा होगा आपके सामने। अभी वीडियो चल रहा है, वीडियो आपको साफ दिखाई दे रहा है।
हाँ, अभी क्लास लगाते हैं, ठीक है? ये जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे इतना इसका चलो पता कर लेंगे, ठीक है? चेक कर लेंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू। Then the discrimination, the woman discrimination was one of the peak. इस टाइम पे पीक पे था वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर 19th सेंचुरी में जो पीक पे क्यों आया, दे वर ट्रीटेड लाइक अ स्लेव और मेड इवन इन देयर ओन हाउसेस। वो अपने घर में, अब यहाँ तक कि उनको एज अ स्लेव की तरह उनको रखा जाता था, ना कोई उनके पास छूट थी। जैसा कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा, जो अफगानिस्तान में हालात हुए थे, वो कहीं ना कहीं इस टाइप के थे जैसा कि हमारे 19th सेंचुरी में थे। आपने न्यूज देखी होंगी, वहां पर अफगानिस्तान के अंदर भी सेम कंडीशंस लगा दी गई है कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, मार्केट में नहीं जा सकती, और वो अपना स्टडी नहीं कर सकती, एजुकेशन नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरीके के जो फतवे थे वो कहीं ना कहीं 19th सेंचुरी में इंडिया के अंदर भी थे, और वहां पर ये सारे सिचुएशंस आई हुई थी। तो 19th सेंचुरी के अंदर पीक के ऊपर था, क्योंकि पीक पे होने का कारण ये था कि वहां पर ना बाहर के कंट्री के रूल हमारे ऊपर था। बाहर के यानी कि जो अंग्रेज थे, उनका हमारे कंट्री के ऊपर वो रूल किया हुआ था, और उनके रूल के वजह से क्या हुआ था कि वो लोग हमें एक्सप्लॉइट करते थे, और उनसे बचने के लिए, उनके एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने इनको घर पर ही रखना शुरू किया। देन उसके बाद एक सिचुएशन आया था जब इंडो पाक अलग अलग हुए थे, दोनों कंट्रीज में डिस्प्यूट था। अच्छा, जब स्क्रीनशॉट आता है तब ब्लैक आता है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं ये सारे पीपीटीज है ना, आपको शेयर कर दूंगा, और वो कल कल वाला जो था वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, और आज वाला भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ में नोट्स भी आपको पहुंच जाएंगे। अ, कल मुझे एक्चुअली वो करना नहीं आ रहा था ना। ठीक है, मैं आज कर दूंगा। समझ गए? तो देन उसके बाद जो यहाँ कम्युनिटिज्म जो फैला हुआ था, कम्युनिज्म जो फैला हुआ था, उसकी वजह से भी क्या हुआ था कि वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। उससे क्या हो रहा था कि एक दूसरे कम्युनिटी के ऊपर आरोप दर आरोप लगने शुरू हो गए थे, और एक दूसरे के साथ में हमारा जो ताल्लुकात थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए थे, जिसकी वजह से क्या जो महिला वर्ग था उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा था। तो ये चीजें थी जिसकी वजह से क्या हुआ कि वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम द वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, there were many other wrong traditions were followed. Some of them are mentioned as महिलाओं के ऊपर अत्याचार के अलावा बहुत सारे ऐसे जो हमारे ट्रेडिशनल उनमें जो प्रैक्टिसेस चल रही थी, जिसकी वजह जिसकी वजह से महिलाओं को ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी। तो वो क्या क्या थी, एक थी जैसे सती प्रथा। मैंने आपको बताया था सती प्रथा के रिगार्डिंग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सती प्रथा में क्या वो होता था, किस टाइप की प्रैक्टिस थी। एक बार दोबारा, क्योंकि यहाँ पर उनको महिला जिसकी एक बार शादी हो जाती थी, जिसका एक बार जो मैरिड हो जाती थी, तो उसको ये समझा जाता था कि वो अपने जो हस्बैंड है उसके साथ में ही उसको जाना चाहिए, मतलब दुनिया उसके साथ में ही उसने छोड़नी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बुरी सिचुएशन थी इंडिया में, एक बहुत बड़ा ट्रेंड ये चला हुआ था, और कहाँ से चला था इसका ये काफी जो इन्वेडर्स वगैरह आए थे उस टाइम से ये सिस्टम चलता आ रहा था, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि उन महिलाओं को इस तरीके से छोड़ दिया गया था, मतलब जिसके हस्बैंड डाई हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे, तो वो घर से उनको निकाल दिया जाता था। ठीक है, और उनको मतलब इतना बुरा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, और उसके बाद से ये सती प्रथा ट्रेंडिंग में आ गई थी। Then next है the male domination and the caste discrimination based on type of work they do in the society.
मेल डोमिनेशन में और कास्ट डोमिनेशन, ये दोनों के दोनों हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ी बहुत ज्यादा ये फैला हुआ था, जिसमें मेल डोमिनेशन हर मेल पुरुष ये चाहता था कि वो डरता कहीं मेरी गद्दी ना छिन जाए, कहीं मेरे जो अधिकार है, कहीं मेरे जो पावर है, वो उसको ना माना जाए, है ना? तो ये चीजें उसकी वजह से क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं अपने महिलाओं के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं होती थी, कोई महिला आयोग वगैरह इतने एक्टिव नहीं थे, जिसका खामियाजा यहाँ लेडीज को भुगतना पड़ रहा था। और दूसरा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, आज के टाइम में बहुत सारे एक्ट ऐसे बन चुके हैं, बहुत सारे, अगर किसी महिला के प्रति कोई भी आ, अत्याचार होता है तो जो हमारी इंडिया लेवल का ही नहीं, वर्ल्ड लेवल की भी कई ऐसी सोसाइटीज बनी हुई हैं जो इसको सपोर्ट करती है। जैसे अभी अफगानिस्तान का हम अगर एग्जाम्पल उठाए तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है। वहां पर क्या हो रहा है कि जो इन अफगानी महिलाओं के साथ में अगर अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो यूएनओ वगैरह उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन क्या अगर वो यूएनओ की बातचीत नहीं मानता है तो, और महिलाओं के लिए इतना सख्त रवैया अगर अपनाएगा तो यूएनओ क्या करेगा, उसको बाइकआउट कर देगा, उस एक कंट्री को अपने उससे ग्रुप से बाहर कर देता है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो पर्टिकुलर कंट्री को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उसकी जो अम, ये होती है, जो फाइनेंशियल पावर होती है, वो रोक दी जाती है डब्ल्यू एच ओ द्वारा, सॉरी, ये वर्ल्ड, एक सेकंड, तो मैं आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है, मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो। तो उसके द्वारा क्या होता है, वर्ल्ड बैंक द्वारा, सॉरी, वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या होता है कि उसकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल एड है, वो रोक दी जाती है। और उसके साथ में क्या होता है, जो ट्रेड वगैरह होता है अदर कंट्रीज का, वो भी बंद कर दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी कंट्री उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। और जैसे महिला आयोग बना हुआ है इंडिया के अंदर, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक गांव के अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, और इसका एक अहम रोल रहता है इस चीज में को लेकर। नेक्स्ट आता है कि चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज के कैसा, क्या साइड इफेक्ट, हाँ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक का भी, दोनों चीजों का एक वो रहता है इसमें ना, अहम रोल, ठीक है। और नेक्स्ट था कि चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज का क्या वो रहता है इसमें, चाइल्ड मैरिज का क्या रहता है कि चाइल्ड मैरिज में महिलाओं की जब तक वो एज उनकी नहीं होती थी, एक पर्टिकुलर एज नहीं होती थी, छोटी सी उम्र में अगर उनकी शादी हो जाएगी तो उनको स्टडी का, अपना खुद का, सोसाइटी के डेवलपमेंट का, वो सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती, ठीक है। एक छोटी सी, अब मान लीजिए 13 14 15, और यहाँ तक कि जो इंडिया में क्या कल्चर था, बहुत छोटी उम्र में, यानी कि 5 6 साल की बच्चियों की भी शादियां कर दी जाती थी, ठीक है। और 15 16 की एज में तो वो चले जाते थे अपने ससुराल में। तो इतनी छोटी सी एज के अंदर उसको क्या पता कि मुझे अपना डेवलपमेंट कैसे करना है, हमारे समाज का विकास कैसे करना है, उसकी इतनी बुद्धि डेवलप ही नहीं होती। उससे पहले कि वो स्लेव हो जाती थी, उसको स्लेव ही माना जाएगा ना। वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर पाते थे, अपनी मर्जी से कोई अपना, उसका कोई खुद का वजूद नहीं था, है ना। तो वो एज ए बस वहाँ वर्कर की तरह काम करना और फिर बच्चों को पालना और इस दुनिया से विदा हो चलना बुढ़ापे में, ठीक है। तो ये एक लाइफ रहती थी। नेक्स्ट था कि बंधुआ मजदूरी एंड गुलामी। तो ये बंधुआ मजदूरी और गुलामी, इससे कहीं ज्यादा ऊपर नहीं थे वो महिलाएं जिनकी शादी भी हो जाती थी, वो भी सेम ऐसे ही बंधुआ मजदूरी की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। अभी आपके जो ये तो बहुत ज्यादा 19 सेंचुरी की बात तो छोड़ो, मैं तो ये बताता हूँ कि जो 20th सेंचुरी के अंदर था, यहाँ पर भी जैसे कि जो हमारी एज के जो थे बच्चे, जब हम छोटे थे, तो मैं देखा था कि हमारे 14 15 एज में शादियां कर देते थे, ठीक है। और इतनी एज में बच्चियों की, गर्ल्स की शादी कर देते थे या बॉयज की शादी कर देते थे। तो उनको क्या पता कि यार मुझे आगे लाइफ में कैसे सेटल होना है, मुझे अपना
अपना रोजगार कैसे करना है, मुझे अपना फिजिक को कैसे मेंटेन, क्या क्या हेल्थ को प्रिकॉशंस मैंने लेने, वो सारी चीजों की तो नॉलेज होती नहीं थी। सीधा बस शादी किया और अपना काम, वही खेतों का काम, घरों का काम करते हुए। तो इस तरीके से जो बंधुआ मजदूरी थी वो भी इसमें बहुत ज्यादा उस टाइम पे, क्योंकि सुनवाई नहीं थी, पुलिस सुनती नहीं थी, कोई ऐसे महिलाओं के कोई ऐसे आयोग नहीं थे जहां पर जाके कोई अपनी बात को रख सके, कोर्ट में कोई इंसाफ मिलता नहीं था, हर एक की पावर नहीं थी कि वो कोर्ट के अंदर जा सके। और दूसरा कि ये सोसाइटी में इतना ज्यादा वो था फियर कि अगर कोर्ट में चले गए या कोर्ट में अगर कोई केस होता था तो बोलते थे ओ, पूरा वो चर्चा का एक विषय बन जाता था। हाँ बताओ बच्चे। हाँ अंश बोलो। ओके, तो आगे शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपके कभी कभी देखता हूँ ये हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 हाँ, ये जो हिंदू सक्सेशन वो था एक्ट था, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। एक बार मैं ये वाले पॉइंट कवर कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद था कि राइट एजुकेशन। ठीक है, अब राइट एजुकेशन क्या था कि अगर सही समय पे एजुकेशन नहीं मिलेगा तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं, हर चीज एक दूसरे से ये कोरिलेट करती है ना। एक सेकंड, एक मिनट में पानी। अब ये क्या था कि एजुकेशन का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन तो कोई ऐसा था नहीं, और राइट टू एजुकेशन ना होने की वजह से जब तक हमारी सोसाइटी को एजुकेशन नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा मेरे राइट्स क्या है, मेरे अधिकार क्या है, या फिर अ, मुझे अपने क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, जब तक ये सब चीजें नहीं पता होगा तब तक हम कैसे अपने डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं था। और राइट टू एजुकेशन तो हमारा बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था। राइट टू एजुकेशन तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर हमें इस चीज का वो मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं पीछे ले जाने में, या जो महिलाओं को आगे न आने में कारण बन रही थी। और जैसे ही ये अगर कारण बनेंगे तो अ, उसके वजह से क्या होगा कि ये हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आते हैं, एक सेकंड, आपका एक पॉइंट था हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। हाँ, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था 2005, ये था जो हमारे लेट महिलाओं के अंदर जो हमारा ये डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ था हमने, यानी कि जो भेदभाव किया हुआ था उसको खत्म करने के लिए ये आया था। ठीक है, इससे पहले क्या था, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हुआ करता था, और इसमें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उसके अंदर कुछ एक अमेंडमेंट किए गए थे 2005 में, जिसमें कि बराबर का दर्जा दिया जाना था। यानी कि एक मेन उसमें आता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसमें महिलाओं का भी, यानी जो हमारी बेटी होती है उसका भी क्या होता है कि उसका राइट होता है, उसका अधिकार होता है। तो वो कहाँ मिला था, वो 2005 में मिला था। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल कोई मेल है, ठीक है, कोई भी एक फैमिली है, उसके दो बेटे और दो बेटी है। तो पहले क्या होता था 2005 से पहले कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी, जो उसकी जमीन थी, जमीन जायदाद,
उसके अंदर सिर्फ उस बेटे बेटों का अधिकार होता था, मतलब बाई चांस वो अगर एक्सपायर हो जाता था तो वो उसके दो बेटों को आधी आधी मिल जाती थी। लेकिन आफ्टर 2015 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, यानी कि उत्तराधिकारी, सक्सेशन का मतलब है यहाँ पर उत्तराधिकारी। ठीक है बच्चे, इसका मतलब है उत्तराधिकारी। तो 2005 का जो सक्सेशन एक्ट था उसमें क्या हुआ कि उत्तराधिकारी उन बेटियों को भी माना गया, यानी कि दो बेटे और दो बेटी हो गए तो टोटल हो गए चार। चारों के अंदर वो प्रॉपर्टी बराबर की बटेगी उसमें। ठीक है, सक्सेशन का मतलब हो गया उत्तराधिकारी, यानी जो उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का अधिकारी जो बनता है वो। नेक्स्ट आता है डेडलाइंस। अब जो मेन रिफॉर्म्स हुए थे, मेन इवेंट्स हुए थे, उसकी क्या क्या कौन कौन सी ईयर में हुए थे, जहां से आपके क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आता है कि राजा राम मोहन रॉय brought lot of reformation in the Indian society during his period। अब राजा राम मोहन राय का जो रिफॉर्मेशन था वो इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग हिज पीरियड, तो ये एक आया था। नेक्स्ट वो कब आया था, 1772 टू 1833। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने काफी काम किया था इसके रिगार्डिंग। जो हमारे ये महिलाओं के उत्थान के लिए कई जगह उस टाइम पे क्या हुआ था, विरोध भी हुआ था। काफी लोगों ने इसका जो हमारे यहाँ जो ऐसे ग्रुप्स जो काम कर रहे थे, जो रिफॉर्मर्स थे इंडियंस ने उनका क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था। ठीक है, उस टाइम पे जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा पे सोसाइटी के अंदर काफी अग्रेशन आ गया था, काफी विरोध हो गया था। और मैंने बताया था कि जो 1857 का जो महायुद्ध क्रांति हुई थी उसके दौरान भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट आता है 1829, सती वाज बैंड। 1829 में सती को बैन कर दिया था, अंग्रेजों द्वारा बैन किया गया था, ना कि इंडियंस द्वारा। और उससे क्या हुआ कि जो इंडियंस थे वो काफी एग्रेसिव हो गए कि इन्होंने तो हमारी जो धर्म है उसको नष्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। हालांकि ये चीज बहुत बेनिफिशियल थी, अंग्रेजों ने काफी अच्छे अच्छे काम भी हमारे लिए किए थे, लेकिन उसका नुकसान इनको कहाँ पर, ब्रिटिशर्स को कहाँ पर देखने को मिला, जो 1857 का हुआ था उस एक्ट में भी। उसके दौरान भी क्या हुआ कि जो 1829 में जो सती बैन की थी उसको उसका कारण बना था। नेक्स्ट था कि 1856 में a law was passed to permit the widow remarriage। देखिए जो हमने कल पढ़ा था उससे भी कहीं ना कहीं कोरिलेशन है इसका आज वाले टॉपिक का। 1856 में ही एक लॉ पास किया था जिसमें कि जो विडोज होती हैं उनको रीमैरिज करवाया कर सकते हैं वो। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक बड़े जो हिंदू तबका था वो अंग्रेजों के काफी खिलाफ हो गया था कि वो अगर उन्होंने ऐसा वो दिया तो वो अपने आप को इसके धर्म के जो वो माने जाते हैं, जो धर्म के लीडर्स माने जाते हैं, वो इनके अंग्रेजों के काफी खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट इज द आर्य समाज वाज फाउंडेड। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज में काफी जो लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए काफी काम किया था, यानी उनके एजुकेशन को आगे बढ़ा के लेके जाने में उन्होंने जो रूढ़िवादिता, यानी कि रूढ़िवादिता बोला जाता है जो हमारी संस्कृति के जो पुराने तौर तरीके चलते आ रहे हैं उनको लेकर काफी वो इस चीज में मतलब उन्होंने चेंजमेंट और डेवलपमेंट की तरफ काम देखना शुरू किया था। जो आर्य समाज था वो काफी, जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा को समाप्त करने का प्रयास किया था, मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे वो। और लेडीज के जो एजुकेशन सिस्टम था, वुमेन एजुकेशन सिस्टम, उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने में वो काफी वो थे, एक्टिव थे इस मामले
सती सिस्टम। नेक्स्ट था कि सती सिस्टम। देखिए सती सिस्टम में एक बार आपको हिंदी के शब्दों में बता चुका हूँ कि सती सिस्टम क्या था। जब भी कोई लेडी, कोई भी जेंट्स की, किसी भी मेल की अगर डेथ हो जाती थी और उसकी अगर वाइफ जिंदा है उस टाइम पे, तो उसको क्या किया जाता, उसकी अर्थी के साथ, मतलब अर्थी उसकी डेड बॉडी के साथ में, उसको साथ में ही ऊपर बैठ के जलाया जाता था। जिंदा जिंदा लेडीज को जलना पड़ता था। तो देखो कितना खौफनाक और कितना बुरा दृश्य होता था ये। अगर हम आज भी सोचे तो हमें आज भी डर लगता है इस चीज को सोचने। तो ऐसा एक बहुत बुरी प्रथा हमारे यहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है, वो नहीं चाहती थी, वो ये चाहती नहीं थी कि वो इसमें अ, ऐसा उसके साथ में जाए, उनके साथ में, क्योंकि कौन जिंदा व्यक्ति मरने की कोशिश करेगा, कोई नहीं कर सकता था। तो ये बड़ा ही बुरी प्रथा थी हमारे समाज के अंदर, और जिसका ब्रिटिशर्स ने 18 कब किया था ये, 1820, 1820 बताओ भाई कब किया था। सती प्रथा कब खत्म हुआ था बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक, 1829। भूल गया, देवेश ध्यान कहाँ रहता है। यानी कि सामने कब ये जरूर चल रहा है आपका, मोबाइल जरूर चल रहा है लेकिन ध्यान दाएं बाएं रहता है। ओके। Next, the practice was initially legalized by the colonial British official, specifying a condition when sati was allowed. Then the practice was outlawed in 1829. ये दोबारा आ गया कि 1829 में ये चीज को प्रैक्टिस फिनिश कर दी गई थी। ठीक है, followed up by the law in the same direction by the authority. The general ban for the whole all of India issued by the Queen Victoria in 1861। जो जनरल था उन्होंने बिल्कुल बैन कर दिया था कि इंडिया के अंदर सती कहीं पर भी नहीं होगी। बट इन नेपाल, नेपाल जो इंडिया का ही एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है, उसके अंदर तो बहुत लेट खत्म हुआ ये सिस्टम। उस वहां पर नेपाल के अंदर 1920 के अंदर इसको बैन किया गया। अब सोचो, देखो नेपाल जो पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है, जिसको हिंदू कंट्री माना गया है, एक नेपाल ही ऐसा कंट्री जिसको फुल्ली हिंदू कंट्री माना गया है। इंडिया को हिंदू कंट्री नहीं माना गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा बच्चे। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ कि इंडिया इज नॉट अ हिंदू कंट्री, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और इट इज सेकुलरिज्म कंट्री। यहाँ पर सेकुलर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया। बट इन नेपाल, नेपाल इज अ टोटली हिंदू कंट्री। Next, over the time, education, various awareness activist, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ता गया, ठीक है, काफी एक्टिविस्ट आने शुरू हुए। जैसे मैंने बताया था, राजा राम मोहन रॉय हो गया, उसके बाद आर्य समाज आ गया, उसके बाद स्वामी विवेकानंद आ गए। तो इन्होंने काफी अहम रोल प्ले किया था जो हमारी वुमेन्स के डेवलपमेंट के ऊपर, जो हमारा एक वर्ग था, महिला वर्ग, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसके उत्थान के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया, और काफी रिफॉर्म्स ये लेके आए थे। और कौन कौन से मेजर रिफॉर्म्स लेके आए थे, वहां से आपके एक कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। Male domination and caste discrimination. A men were allowed to do anything of their choice, but women were treated एज अ स्लेव इवन इन देयर ओन हाउसेस। देखिए ये चीज एक बार पहले भी बता चुका कि मैन
उनको वो अपने आप को डोमिनेंट समझते थे, वो अपने आप को पावरफुल समझते थे और उन्होंने सारे जो बाहर के काम थे वो सब मेल संभालते थे और जो घर के अंदर का काम था वो फीमेल्स संभालते थे। उनको एज ए स्लेव यहाँ पर ट्रीट किया जाता था। और मैं आपको बच्चे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से मणिपुर में जाएंगे यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट को सेवन सिस्टर्स क्यों कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स, सेवन ब्रदर्स क्यों नहीं कहा जाता उनको? यानी कि नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, आंध्र, सॉरी, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, इनको सेवन ब्रदर्स क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये जितने सेवन स्टेट्स हैं ये सारी की सारी फीमेल डोमिनेटिंग कंट्रीज हैं। फीमेल डोमिनेटिंग कंट्रीज है, सॉरी स्टेट्स हैं। यहाँ पर क्या है कि जब आप जाके देखेंगे ना मेघालय, मणिपुर वगैरह में, हाँ असम, सिक्किम तो इस साइड आ गया बिल्कुल, ठीक है। और ये क्या था कि अ, आप जब मणिपुर वगैरह में जाएंगे ना तो वहां पर आपको देखने को एक चीज बड़ी अलग सी चीज मिलेगी कि जितनी भी दुकानें हैं वहां पर, जितनी भी शॉप्स है वहां पर, सभी की सभी जितने दुकानदार होते हैं वो सब लेडीज होती हैं और जो जेंट्स होंगे ना वो घर पे काम करते हुए मिलेंगे। आज के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। अभी अभी अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि जो मेल्स हैं वो तो घर का काम कर रहे होंगे, बच्चों को पालने का काम कर रहे होंगे इस टाइप से, और जो फीमेल्स है वो वहां पर मार्केटिंग वगैरह करते हुए, जितनी भी दुकानों के ऊपर आपको मिलेंगे सब लेडीज मिलेंगी। इवन यहाँ तक कि अगर कोई ये शराब की दुकानें भी है ना, वहां पर भी लेडीज मिलती है वहां, ठीक है। तो मतलब वो फीमेल डोमिनेटिंग स्टेट्स है हमारे। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड मैरिज का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा था। एज पर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, एज ऑफ द गर्ल अंडर 18 इयर्स और द बॉय अंडर 21 ईयर। और जबकि अभी जो चल रहा है वो चल रहा है कि अभी एट प्रेजेंट एक ला लेकर आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 21 ईयर मिनिमम होनी चाहिए गर्ल्स की एज फॉर मैरिज, ठीक है। यानी महिला और पुरुष बराबर बराबर हो जाएंगे, उसमें कोई एज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा जाएगा। और पहले क्या होता था कि बिल्कुल छोटी सी उम्र में, मैंने जैसा कि बताया कि मुझे भी आज तक हमें भी याद है जो आज से अगर मैं 20 इयर्स पहले की बात करूं, 20 एक साल, 20 15 20 25 साल पहले की बात करूं, जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी बच्चियों को शादी कर देते थे, छोटे छोटे लड़कों की शादी कर देते, और कई बार जो हमारे 19th सेंचुरी के अंदर तो ये कंडीशन थी कि जो आदमी थे वो तो बड़ी एज के होते थे और जो लड़कियां होती थी वो बहुत छोटी उम्र की लड़कियां, उनके साथ भी शादियां कर लेते थे, यानी कि बूढ़ों बूढ़ों के साथ में और छोटी बच्चियों को शादी कर लेते। तो उनको क्या पता, उनको ये नहीं पता होता था कि मुझे करना क्या है, मेरे को अपना लाइफ में एम क्या है, ना कोई एम होता था उन बच्चों को। बस वो जाना आगे, जहाँ शादी कर दी और उसमें बस जो घर का काम है, खेत का काम है, वो काम करते रहना और एक दिन लाइफ खत्म कर दी और अपना चले जाना। तो इस तरीके से मेंटल स्ट्रेस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। माइंड डेवलप नहीं हो पाता था बच्चों का, उससे पहले की शादी की एज आ जाती थी। नेक्स्ट था कि बंधुआ मजदूर। मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया था कि बंधुआ मजदूर यानी कि जो एज ए स्लेव की तरह उनको काम दिया जाता था। और कई ऐसे थे कि वो जो लेडीज को तो यही मानते थे कि ये हमारे यहाँ काम करने के लिए ही बनी हुई है, ठीक है। इतने ऐसी वर्स्ट कंडीशन के ऊपर वो किया जाता था। और कई जगह ऐसा होता था कि जैसे कोई लोन ले लेता था और लोन नहीं पे कर पाता था तो उसके परिवार से एज ए लेबर के तौर पे वो अपने बच्चों को, बच्चियों को या लड़कियों को, लेडीज को दे देता था, ठीक है। तो वो होता था बंधुआ मजदूर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा जमींदार है, उससे किसी ने, गरीब ने लोन ले लिया, वो पे नहीं कर पा रहा, पैसा पे नहीं कर पा रहा,
तो अगर वो पैसा पेमेंट नहीं कर पाता, समय से पैसा पे नहीं करता, तो क्या होता था कि वो उसको बोलता कि तुम अपने घर वाले लेडीज को हमारे खेत पे लगाओ और वो एज अ काम करेंगे जब तक वो हमारा लोन वापस नहीं करते, क्योंकि उस टाइम बैंक की व्यवस्था इतनी नहीं होती थी। ठीक है, लोगों को लोन लेने के लिए जो बड़े रसूखदार होते थे, जमींदार वगैरह, उनके पास ही जाना होता था। तो ये कल्चर एक चलता हुआ आ रहा था, और जो कि बाद में स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ द कास्ट। स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ द ऑफ ऑल कास्ट। मैं एक मिनट पानी पी के आता हूँ। आप रीड करो, सभी बच्चे इसको रीड करें। Okay. In the olden times, the society was based on and caste and the type of the work they do. The lower caste people, Shudra, who were untouchable, they were not allowed to enter the temple or drink water from the well. पीछे क्या होता था कि स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल द कास्ट, मतलब जो जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा भेदभाव यहाँ होता था हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर। और उससे क्या था कि इवन कि वो बैठ नहीं सकते। और ये जो 90s की बात छोड़ो, जब मैं ये बताता हूँ कि जब इन 2000 और 96 95 टू 2000 का जो समय था, वो मुझे याद है बिल्कुल यूं का यूं। उस टाइम पे मैंने ये चीजें गांव में देखी थी। उस टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन थी कि जैसे कोई खेत में काम कर रहा है, एक जमींदार काम कर रहा है, और उसमें जो दूसरी सोसाइटी के लोग थे, तो उनको बराबर में चारपाई के ऊपर बराबर में नहीं बैठते थे। और 2000 में छोड़ो, मैं अभी आपको लेटेस्ट बताता हूँ कि इन 2015 2015 14 15 की मैं आपको बात बताता हूँ। बीकानेर में, मतलब राजस्थान के अंदर, आज भी वो सिचुएशन मुझे देखने को मिली थी जहां पर ये चीजें देखने को आई थी। वहां पर एक कास्ट का एक व्यक्ति था, और उसकी हवेली के अंदर, वहाँ हवेलियां बनी होती हैं जो आप रिमोट एरियाज में जब जाएंगे तो आपको मिलेंगी। अभी भी वो हवेली एक बड़ी टीले के ऊपर बहुत ऊंची हवेली वहां बनी हुई थी। और वहां पर जैसे वो ये जो होते ना, मूडे टाइप के होते थे, तो वो जो ओनर था वहां का, हवेली का ओनर था, वो मूडे के ऊपर वहां बैठता था। और बाकी जितने जैसे और अदर कास्ट के जो लोग आते थे, तो वो नीचे प्लाथी मार के सब नीचे बैठते थे। खम्बा गणिसा इस टाइप से वो मतलब बोलते थे उनको। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज भी बहुत हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी ये चीजें चल रही है। तो सोचो, आज अगर ऐसा सिस्टम है, तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन होती होगी, है ना। उस टाइम तो यहाँ तक कि अगर कोई शूद्र, जैसे जो अदर कास्ट का जो वो होता था, व्यक्ति होता था, वो अगर बर्तन को हाथ लगा देता था, तो जैसे ये अपर कास्ट के जो लोग होते थे, वो उस बर्तन को यूज नहीं करते थे, उसको अछूत मानना शुरू कर देते थे। ठीक है। तो इतनी बुरी कंडीशन हमारे देश के अंदर चल रही थी उस टाइम पे। जो इनइक्वालिटी थी वो इतने बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पर काम कर रही थी। अनैतिक। चलो, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट, यहाँ से आगे हम कल करेंगे। और ये पीपीटी में अभी आपको शेयर कर देता हूँ, थोड़ी देर में आपको ये अपना जो स्टडी मटेरियल है वहां से ये आप डाउनलोड कर पाएंगे।
आज की क्लास यही समाप्त करते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है और आई थिंक यहाँ